सब्जेक्ट रहेगा ब्लड वाले चैप्टर में रक्तदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? रक्तदान। देखिए, यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, इसमें क्या करेंगे अपन बुक से पढ़ेंगे और बुक में लाइन टू लाइन हर लाइन से एक क्वेश्चन निकल रहा है तो साथ में वो भी सोल्व करते जाएंगे हर चीज़ का जो अर्थ है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है राजस्थान बोर्ड में जो बुक है उसमें से ही क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। तो अपन यहीं से देखेंगे, साथ में अंडरलाइन करते रहेंगे। तो आप भी अपनी 10th क्लास की बुक निकाल लें, पेज नंबर 45 पर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्तदान वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। रक्तदान में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? एक तो रक्त का आदान प्रदान। आदान प्रदान शब्द का मतलब ये होता है कि एक चीज दे ले, ये आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ अपन इससे ये समझेंगे कि एक व्यक्ति रक्त देने वाला डोनर और एक व्यक्ति रक्त लेने वाला, तो उसको आदान प्रदान के माध्यम से अपन समझेंगे। इस चीज को इस तरह से समझना है। अब इसमें रक्त हो सकता है, साथ में प्लेटलेट्स हो सकते हैं जिनको बिंबाणु बोलते हैं, ठीक है, या फिर रक्त और रक्त आधारित उत्पाद जैसे प्लेटलेट या प्लाज्मा। जैसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे डेंगू की बात करें तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स भी चढ़ानी पड़ती है, तो उसको भी रक्तदान की श्रेणी में मानेंगे। और प्लाज्मा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर में नहीं हो पाता है, तो एंटीबॉडीज के लिए दूसरे व्यक्ति के शरीर में जहां एंटीबॉडीज बनी हुई है वहां उसकी प्लाज्मा लेकर उसमें चढ़ाया जाता है। जैसे हाल फिलहाल अपन देख रहे हैं कि कोरोना का जो इलाज है उसमें भी प्लाज्मा थेरेपी काम में आ रही है। तो जो भी व्यक्ति एक बार कोरोना से ग्रसित हो जाता है या किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसके शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए उस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है और वो एंटीबॉडी प्लाज्मा में रखती है। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उस व्यक्ति का प्लाज्मा निकालकर, आपको पता है ब्लड के 4 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और चौथा है प्लाज्मा। ये 3 भाग होते हैं कणिका के रूप में यानी ठोस रूप में, और ये इसका द्रव रूप है। प्लाज्मा जो है वो इसका द्रव रूप है, ठीक है, ये सॉलिड है और ये इसकी लिक्विड स्टेट है। तो ये 4 रूप अपने को देखने को मिलते हैं। इनमें से अपन जैसे कहें कि प्लेटलेट्स भी चढ़ा देते हैं, प्लाज्मा भी चढ़ा देते हैं, वो सभी किसकी श्रेणी में आएगा? रक्तदान की श्रेणी में आएगा। फिर है सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया। सन याद रखेंगे 15 जून 1667, और क्या है? सर्वप्रथम रक्तदान, सबसे पहले रक्त चढ़ाने का जो प्रोसेस है एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में, वो किसने किया? जॉन बैप्टिस्ट डेनिस। जॉन बैप्टिस्ट, जॉन बैप्टिस्ट से एक नाम और याद आता है, जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क का भी पूरा नाम इसी तरह का था। लेमार्क जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति वाला जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, उनकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ आपको आगे डेनिस नाम याद रखना है, जो इन्होंने 15 जून 1667 को, ये आप अंडरलाइन कर लें बुक में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहला रक्तदान किसने कब किया? आगे देखें, उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान कराया था। एक विशेष बात ये थी कि उन्होंने 15 वर्षीय बच्चे में, 15 वर्षीय एक बालक था और उसमें ब्लड डाला था किसका? भेड़ का रक्त। किसका डाला? भेड़ का रक्त उन्होंने डाला था। तो ये इस तरह से उन्होंने पहला रक्तदान संपादित कराया। हालांकि इसके 10 वर्ष पश्चात पशुओं से मानव में रक्तदान निषेध कर दिया गया। इसके 10 साल बाद यानी 1677 में क्या हुआ? पशुओं से मानव में रक्तदान की प्रक्रिया जो है वो क्या कर दी गई? निषेध कर दी गई, बैन लगा दिया गया।
रक्त है वो मनुष्यों का ही डालना है, उनका ही चढ़ाना है। पशुओं का जो जैसे उन्होंने किया था वो निषेध कर दिया गया, बंद कर दिया गया। रक्तदान की आवश्यकता, ये अपन पढ़ेंगे कि वास्तव में रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे अभी भी अपन ने देखा था कि कुछ बीमारियों में, जैसे डेंगू की बात कर रहे थे, तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, ठीक है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें प्लाज्मा डालने की जरूरत पड़ती है। कई बार बीमारी नहीं होने से किसी व्यक्ति, बीमारी नहीं होने की के अलावा किसी व्यक्ति में ऐसे ही ब्लड की कमी हो सकती है। कई बार किसी दुर्घटना की वजह से व्यक्ति में ज्यादा रक्त बह जाता है। तो इन सभी कारणों से व्यक्ति को रक्त की चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। रक्त का कौन सा भाग चढ़ाया जाता है वो निर्भर करता है कि उसके साथ किस तरह की दुर्घटना हुई है, वो दुर्घटना हुई है या वो रोग से ग्रसित है या किसी अन्य व्याधि से उसमें रक्त कम हो गया। तो ये अपने को देखना है। निम्नलिखित परिस्थितियों में रक्तदान की परम आवश्यकता होती है। सबसे पहला है चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। पहला कारण है चोट लगने पर या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, कि चोट लग जाए और ऐसी चोट लग जाए कि जो जहां से खून ज्यादा निकल जाए, रक्त ज्यादा निकल जाए, तो इस स्थिति में शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो चोट लगने पर या अत्यधिक रक्तस्राव चोट लगने से ही होता है। तो पहला कारण हो गया। दूसरा फिर है शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। दूसरा पॉइंट है कि शरीर में रक्त की कमी हो जाए, शरीर रक्त का उत्पादन ढंग से नहीं कर पाए या कुपोषण की स्थिति हो, ठीक है ना, सही, शरीर में आयरन की कमी हो। तो किसी भी स्थिति में किसी भी कारण से, जैसे गर्भावस्था में महिलाओं में रक्त की कमी होती है क्योंकि जो शिशु होता है उसको भी रक्त, उसके शरीर में भी रक्त चाहिए होता है, खुद के पोषण के लिए भी रक्त चाहिए होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती हैं। तो वो एक विशेष स्थिति होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनमें कुपोषण की वजह से या अन्य किसी कारण से रक्तहीनता की स्थिति हो सकती है। तीसरा है शल्य चिकित्सा के दौरान। शल्य चिकित्सा के दौरान आप समझते हो, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन। कहीं भी काटने का काम हो रहा है, शरीर में छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन हो, वो निर्भर करता है कि कौन सी जगह से काटा जा रहा है, वहां से ब्लड कितना निकलता है। तो कई बार ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनमें ब्लड लॉस ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में पहले ही डॉक्टर द्वारा कह दिया जाता है कि ब्लड का इंतजाम आपको करना है, यहाँ उनको मरीज को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो तीसरी स्थिति यह होती है। चौथा है रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में। रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में। एग्जाम्पल डेंगू में। अब एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, लेकिन आपने पढ़ा भी है, आपने सुन भी रखा है, आपने देखा भी होगा कि किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो उस स्थिति में दूसरे व्यक्ति के शरीर से ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स अलग करके उसको चढ़ाई जाती है। तो ये भी एक तरह से रक्तदान की श्रेणी में आएगा और ये इसकी आवश्यकताओं में इसको शामिल करेंगे कि रक्त की आवश्यकता में जब प्लेटलेट्स की अल्पता का मतलब होता है कमी, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उस दरमियान भी अपने को रक्त चढ़ाना पड़ सकता है। अगला पॉइंट है हीमोफीलिया के रोगियों को। हीमोफीलिया आपने नाम हो सकता है पहले सुना हो या पहली बार सुन रहे हो। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें क्या होता है, जब चोट लगती है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है। अपन देखते हैं कि अपने कहीं भी चोट लग जाए, अंगुली के लग जाए, हाथ के पैर के कहीं भी लग जाए, थोड़ी देर बाद ये स्थिति होती है कि वहां एक लाल रंग का थक्का सा जम जाता है।
और रुधिर अपने आप बंद हो जाता है। अगर ऐसे नहीं होता है, हम उसको दबा के रख लेते हैं तो फिर वो बंद हो जाता है, या कुछ चिपका लेते हैं, कोई कागज वगैरह देखा होगा आपने, तो उस स्थिति में उसको गीला करके या ऐसे ही उसको चिपका लेते हैं, दबा लेते हैं, तो रक्त बहना रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनमें ये बिंबाणु रक्त का थक्का नहीं जमा पाते हैं, ये आनुवंशिक रोग है। और इसकी महिलाएं जो है वो इसकी वाहक होती है। महिलाओं में ये रोग नहीं होता है, पुरुषों में ये रोग होता है। और ऐसी स्थिति में हीमोफीलिया का रोगी है, उसको चोट लग जाए, रक्त ज्यादा निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको रक्त चढ़ाना पड़ता है। और चिकित्सालय में या हॉस्पिटल में जो भी उसका इलाज कर रहे होते हैं उस दरमियान रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आनुवंशिक रोग है। अगला है दात्र कोशिका एरक्तता, सिकिल सेल एनीमिया। ये भी आप ये समझेंगे कि एनीमिया शब्द का मतलब यहाँ आप रक्त की कमी से देखेंगे कि कुछ रोगियों में एक विशेष प्रकार का दात्र कोशिका एरक्तता रोग हो जाता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों में क्या करना पड़ता है, व्यक्ति को रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो ये है रक्तदान की आवश्यकता वाली स्थितियां, इन स्थितियों में रक्त चढ़ाना पड़ता है। अब है रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रोसेस में सबसे पहले है रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार संपादित किया जाता है। सबसे पहले है रक्त संग्रहण। आपको रक्त चढ़ाना है, किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाना है तो दूसरे व्यक्ति से पहले रक्त कलेक्ट करना पड़ेगा, उससे लेना पड़ेगा। फिर उसको लेने के बाद उसकी जांच होगी, उसमें कोई रोग नहीं है, कोई आनुवंशिक रोग नहीं है, कोई वायरस जीवाणुजनित कोई रोग वर्तमान में वो ग्रसित नहीं है, उन सब तरह की जांच होगी उनकी। उसके बाद उसको शरीर के तापमान के अनुकूल बना के उसके बाद सारी प्रोसेस होने के बाद उसको चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है, रक्त संग्रहण। रक्त संग्रहण, ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन, इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण अब कैसे, कि सबसे पहली बात तो वो जो देने वाला है वो रोगी नहीं हो, उसमें कोई रोग नहीं हो तो वो दिया जाता है। उससे भी पहले उसका फिजिकल परीक्षण, जैसे देखने में, वो देखने से ही पता लग जाता है कि ये ब्लड देगा या नहीं देगा। अगर उम्र ज्यादा है तो उसके शरीर में खुद में ही ब्लड निर्माण होने की दर कम पड़ गई है तो उससे नहीं लिया जाएगा। बहुत छोटा उम्र में छोटा बच्चा, उससे भी नहीं लिया जा सकता। अगर उम्र के हिसाब से या शरीर के हिसाब से वजन कम है, यानी उसमें लग रहा है कि उसमें खुद में ब्लड की कमी है तो उससे रक्त नहीं लिया जा सकता। तो पहले तो ये देखा जाएगा फिजिकल तौर पर, बाहरी तौर पर स्वस्थ जो दिख रहा है उसी से रक्त लेने की प्रोसेस प्रारंभ की जाएगी। और उसके बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण, जिसमें सामान्य जो परीक्षण होते हैं वो कर लिए जाएंगे। दूसरा है स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी कैनुला के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियों, स्टरलाइज्ड एंटीकोएगुलेंट कंटेनिंग पाउच में दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है। देखा होगा आपने कि जैसे कहीं भी, जैसे हाथ में या कहीं भी जैसे वो लगाते हैं ब्लड निकालने के लिए, तो एक सुई लगाते हैं लंबी सी, जिसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है और अंदर सुई होती है लोहे की, तो उसको बोलते हैं वाइट सी, उसको बोलते हैं कैनुला, और उसका हिंदी में नाम होता है प्रवेशनी। प्रवेशनी या कैनुला। अब प्रवेशनी इसलिए क्योंकि वो शरीर में प्रवेश करती है, ब्लड निकालने के लिए सबसे पहले उसी को प्रविष्ट कराया जाता है, इसलिए
इंग्लिश में उसको बोला जाता है कैनुला, हिंदी में बोला जाता है प्रवेशनी। ठीक है, वो प्रवेश करवाई जाती है। फिर वो जो प्रवेश करवाने के बाद जो नली है उसकी, वो जाके एक पाउच होता है और उस पाउच को क्या बोला जाता है, निर्जर्मीकृत। निर्जर्मीकृत मतलब जीवाणु रहित, उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते हैं, वो निर्जर्मीकृत होती है, एकदम स्टरलाइज होती है, थक्का रोधी युक्त, और ब्लड का थक्का नहीं जमता है। आपने देखा होगा जैसे ब्लड वायु के संपर्क में आता है, बाहर निकलता है, आपने देखा है, तो थक्का जम जाता है, जैसे चोट लगती है। लेकिन उन थैलियों में वो रक्त नहीं जमता है, आप देखते हैं कि वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। कई बार तो 15-20 दिन, महीने भर बाद में उसको उपयोग लिया जाता है, काफी दिनों बाद लिया जाता है, तो थक्का नहीं जमता है। तो थक्का रहित थैलियां होती हैं और दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है। कैनुला से, कैनुला शरीर में, ठीक है ना, ये शरीर में प्रविष्ट करा दी जाती है और प्रविष्ट कराने के बाद जो रक्त है वो किस में लिया जाता है, निर्जर्मीकृत थक्कारोधी, निर्जर्मीकृत थक्कारोधी युक्त थैलियां, प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, पाउच जिनको बोल सकते हैं अपन, और वो थक्कारोधी होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा है फिर संग्रहित रक्त का प्रशीतित भंडारण, कोल्ड स्टोरेज। प्रशीतित भंडारण, जिसको बोलेंगे कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का मतलब ठंडा करके और संग्रहित करना। कोल्ड का मतलब ठंडा, स्टोरेज का मतलब संग्रहित करना। प्रशीतित का मतलब भी ठंडा ही हो गया, तो बिल्कुल ठंडा करके उसको संग्रहित किया जाता है। आपको पता है कि ठंडा करने से, जैसे आप अपन सब्जियां लाते हैं, दूध लाते हैं, दही लाते हैं, तो या मिठाई लाते हैं, उन सबको अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो उनका जीवन काल बढ़ जाता है, उसको उपयोग में लेने की अवधि बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार रक्त को भी ठंड में, यानी ठंडे फ्रिज में, बड़े फ्रिज में प्रशीतित कर यानी कोल्ड करके संग्रहित किया जाता है, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह कोई हो, पहली बात तो निर्जर्मीकृत होता है, फिर भी अगर कोई हो तो वो उन पर उनकी रेट नहीं बढ़ सके, उनकी जनन दर नहीं बढ़ सके, वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाए, वो उस ब्लड को दूषित नहीं कर पाए। तो इसलिए ठंडा करने पर, क्योंकि तापमान बढ़ने पर जीवाणुओं की जो क्रियाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, तो इसलिए प्रशीतित भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज उसका किया जाता है। तथा कोशिकीय चयापचय को धीमा किया जाता है और मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रियाएं हैं कोशिकीय, वो इस पर तापमान कम होने से वो भी रुक जाती हैं। चौथा है फिर संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें, जैसे रक्त समूह, आरएच कारक, यानी जो संग्रहित रक्त है उसकी जांच। अब कौन कौन सी जांच हो सकती है, HIV की, ठीक है ना, रक्त समूह, सबसे पहले रक्त समूह की जो ब्लड लिया है वो कौन से ग्रुप का है, ए का है, बी का है, AB का है या O का है, साथ में A पॉजिटिव है या नेगेटिव है, B पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह से पूरी जांच करके उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है उस पाउच के ऊपर कि ये जो ब्लड ग्रुप है वो O पॉजिटिव है या A पॉजिटिव है, जो भी है वो सबसे पहले रक्त समूह की जांच होती है। उसके बाद जो बीमारियां हैं, जो जैसे उनमें विषाणुजनित बीमारी HIV है, उसका RH कारक, रक्त समूह, RH कारक दोनों इसमें आ गए, रक्त समूह, RH फैक्टर जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बताई थी मैंने, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये वो रोग हैं जिनके विषाणु लंबे समय तक शरीर में रहते हैं और बाहर से देखने पर पता नहीं लगते हैं। साधारण अन्य जो बीमारी है वो हो सकता है बाहर से देखने पर पता लग जाए, जिसमें बुखार वगैरह कोई लक्षण दिख जाए, लेकिन ये इनके जीवाणु लंबे समय तक शरीर में पड़े रहते हैं और पहले कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, तो इनकी जांच करना जरूरी रहता है। HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं जिनकी जांच की जाती है। अगला पॉइंट है रक्तदान की जो प्रक्रिया, उसमें
रक्त संग्रहण के पश्चात दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। जिसने ब्लड डोनेट किया है, जिसने अपना ब्लड दिया है, उसको थोड़ी देर के लिए हो सकता है उसको चक्कर आ जाए, हो सकता है उसकी बीपी घट जाए, बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर में कोई क्योंकि ब्लड लिया है तो ब्लड प्रेशर में भी कोई परिवर्तन हो सकता है, ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। कोई भी रिएक्शन होता है उसके शरीर में, हो सकता है वो घबरा जाए, अपना ब्लड देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं, तो हो सकता है वो घबरा जाए, तो घबराहट की वजह से बीपी घट सकती है, बढ़ सकती है, या फिर चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये इस तरह के, या कमजोरी महसूस होना, इस तरह के जो लक्षण है, तो वो इसको थोड़ी देर, जो डोनर है उसको थोड़ी देर डॉक्टर की निगरानी में, तो दाता को चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है कुछ देर के लिए। साधारणतया रक्तदान के पश्चात शरीर में कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं होती है। साथ में ये बात कही है कि नॉर्मली अपन देखें तो रक्त देने के बाद, ब्लड देने के बाद कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन ये अपने शरीर पर डिपेंड करता है, व्यक्ति की मनोस्थिति पर डिपेंड करता है, वो किस तरह से कोई घबरा सकता है, कमजोरी उसको महसूस हो सकती है। मनुष्य में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2-3 दिवस में पुनः पूर्ति हो जाती है तथा औसतन 36 दिवस पश्चात रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में स्थापित हो जाती हैं। प्लाज्मा जो शरीर से निकल के गया है साथ ब्लड के साथ, उसकी पूर्ति तो केवल 2-3 दिन में ही हो जाती है। 2-3 दिन में प्लाज्मा की पूर्ति, और 36 दिन में बाकी जो ब्लड में सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनकी पूर्ति 36 दिन में हो जाती है आराम से। यानी 36 दिन बाद में वही स्थिति हो जाती है जो दाता की ब्लड देने से पहले थी, एक तरह से उसमें नया ब्लड बन जाता है। ये आपको देखना है।